महेश की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। 2 बच्चे थे जिनकी उम्र 12 और 15 वर्ष की थी। निकिता को देख वो हमेशा ही लार टपकाता रहता था। एक दिन मौका देखकर उसने निकिता का हाथ पकड़ लिया। इतनी सी उम्र में क्यों विधवापन का बोझ उठाती है? मेरे घर चल, मैं तुझे रखने को तैयार हूँ। मेरा हाथ छोड़ो महेश काका। निकिता झटपटाई। काका, मैं तुझ पर अपना प्यार लुटाना चाहता हूँ और तू काका बुला रही है। छी, कितना छोटा सोचती है तुम। मुझसे 1-2 बरस ही छोटे हैं तुम्हारे बच्चे। अपनी और मेरी उम्र का लिहाज तो करो। मेरी सफ़ेद साड़ी का मजाक तो उड़ा ही दिया तुमने। उम्र का क्या है, गिनती है बस। और फिर तुझे कौन सा बाका जवान मिलेगा? विधवा है तू। मेरे घर चल, तेरे सारे शौक पूरे करूँगा। इतना ही दिल आया है तो घर आकर क्यों नहीं मांगते मेरा हाथ मेरे बाबूजी से? निकिता तिलमिलाई। ए पागल, तू कोई कन्या कुंवारी है जो तेरा हाथ मांगने आऊं? ये बात और है, तू ससुराल भी नहीं पहुंची, लेकिन है तो विधवा ही। शादी कौन करेगा तुझसे? तो तुम्हारे घर रखैल बनकर रहूं? गाली क्यों देती है खुद को? मेरे घर चल, कुछ दिन लोग बातें बनाएंगे, कह देंगे तू प्यार करती है मुझसे। बस कुछ दिनों बाद सब भूल जाएंगे, फिर तू रहना मेरी पत्नी की तरह। महेश मक्कारी वाली मुस्कान के साथ बोला, बगैर शादी साथ रहने वाली रखैल होती है काका। और तू मुझे ब्याह कर भी ले जाना चाहे तब भी तेरे दरवाजे पर थूकने तक न आऊं। भले मेरी साड़ी सफ़ेद है, लेकिन इसमें ही मेरी शान है। निकिता अब तू पर आ गई थी। ऐसे इंसान को इज्जत देने लायक समझती भी नहीं थी। चल फिर तेरी सफ़ेद साड़ी आज ही रंग दूं। महेश मक्कारी से मुस्कुराया और मुंह में रखा गुटखा निकिता की साड़ी पर थूक दिया। अब कौन तेरी सफ़ेद साड़ी पर पड़े इन धब्बों को पवित्र समझेगा? मेरी बाहों में आ जा, सब ठीक कर दूंगा मैं। महेश ने निकिता को अपनी तरफ खींचा। निकिता ने अपनी सारी ताकत समेटकर अपना हाथ महेश से छुड़ाया और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। तू रावण से भी ज्यादा दुष्ट है। तू खुद को सीता समझती है? महेश तिरमिलाया। नहीं, माँ सीता की बराबरी कोई स्त्री कर भी नहीं सकती, लेकिन तू कलयुग में रावण का अवतार जरूर है, बल्कि उससे भी ज्यादा नीच। महेश ने निकिता की तरफ तिलमिलाते हुए कदम बढ़ाया। वहीं रुक जा, वरना तू घर जाने लायक नहीं रहेगा। रहेगा ही नहीं शायद। मेरा क्या है, मैं विधवा हूँ, तुझे मार कर खुद भी मर जाऊंगी, लेकिन तेरे मंसूबे कामयाब नहीं होने दूंगी। निकिता रौद्र रूप में आ चुकी थी। महेश उसे ऐसे देख सहम गया। उसने इस वक्त यहाँ से निकलने में ही भलाई समझी। निकिता को देखते हुए वो वहाँ से बगैर कुछ कहे चला गया। कहने की जरूरत नहीं, निकिता की साड़ी पर लाल धब्बे देखकर गांव वालों ने कितनी तरह की बातें बनाई होंगी, और इन सब से बढ़कर निकिता की माँ ने उसे कितनी बातें सुनाई होंगी। इसी एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए महेश तड़प रहा था। उसे मौका मिला तब जब रोहित के हाथों निकिता की मांग में सिंदूर गिरा। वो उसी वक्त इस बात को बढ़ाना चाहता था, लेकिन फिर उसने पंडित जी और केशवलाल की बातें सुन ली, जो कि रोहित के काल सर्प दोष को लेकर थी। काल सर्प दोष के अनुसार तय था रोहित की शादी विधवा से होना। केशवलाल विधवा को अपने घर की बहू बनाकर अपशगुन नहीं करना चाहते थे। फिर समाज में भी इज्जत कम होने का खतरा था, लेकिन उन्हें बेटे की फिक्र थी। ऐसे में महेश ने धीरे धीरे केशवलाल को अपनी बातों के जाल में फंसाना शुरू किया और पंडित जी की बातों को भी घुमा फिराकर रोहित की 2 शादी करने की सलाह दे डाली। कुछ बातें अब भी महेश और केशव के बीच में राज थी। आगे चलकर ये राज किसके ऊपर और कैसे खुलना है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल दोनों ही घरों में इस अजीब शादी की तैयारियां हो रही हैं। रात हुई और तय समय पर रोहित अपने कमरे से बाहर निकला। उसे पंख निकल आते आज के लिए तो बस पल भर में वो निकिता के पास होता। उसने अपने कदम तेजी से आंगन की तरफ बढ़ाए, इसके बाद आंगन से बाहर जाने वाले रास्ते पर, लेकिन तभी पीछे से किसी ने पुकारा, रोहित। आवाज रोहित के बड़े भाई अमन की थी। रोहित चंद सेकंड के लिए ठगा सा खड़ा रहा। इतनी रात को बाहर कहाँ जा रहे हो? भैया ने पूछा। भैया, नींद नहीं आ रही, मैं आंगन तक ही आया था, रोहित ने बहाना बनाया। शादी से पहले ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था। नींद नहीं आ रही तो कोई किताब पढ़ ले, पढ़ते पढ़ते कब नींद आएगी पता भी नहीं चलेगा, भैया ने हंसकर कहा। भैया, मैं सोच रहा हूँ बाहर टहल लूँ थोड़ी देर। रोहित वहाँ से निकलना चाहता था।
टहलना ही है तो यहीं आंगन में टहल ले, इतनी रात गए बाहर जाना ठीक नहीं है। भैया रोहित जिद मत कर, रात को तेरा बाहर निकलना सही नहीं है। बस एक बार भैया, रोहित ने विनती भरे शब्दों में कहा। रोहित, माँ जागी तो बवाल कर देगी, कल से तेरी शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। सुबह सबको जल्दी उठना है, अपने कमरे में जाकर सो जा। इस बार भैया के शब्दों में आदेश था जिसे रोहित ठुकरा नहीं सकता था। वैसे वो भैया से खूब हंसता बोलता था, लेकिन आज उसका मुंह खुल ही नहीं पा रहा था। धीमी चाल से चलता रोहित अपने कमरे में चला गया। मन भी आंगन से निकलकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। रोहित की आंखों से नींद खो ही गई थी। वो निकिता से मिलकर उसे सब बताना चाहता था। उसे लगता है निकिता को भी उसकी ही तरह आधा सच पता है, लेकिन वो नहीं जानता था निकिता वो भी जानती है जो वो नहीं जानता, और शायद कभी जान भी नहीं पाएगा। सूरज रूही और अनुज को आइसक्रीम देकर उनके पास ही एक कुर्सी पर बैठ गया। दोनों बच्चे खुश थे। एक दूसरे से बिछड़ने का गम उन्होंने सिर्फ इस उम्मीद पर भुला दिया कि 10-15 दिनों बाद उन्हें वापस मिलना है। सूरज ने ही दोनों बच्चों से कहा था 10-15 दिन की बात है, फिर वो साथ पढ़ेंगे, साथ खेलेंगे, बिल्कुल पहले की तरह। निकिता को इस बारे में कुछ भी बताने से उसने बच्चों को साफ मना किया था। सूरज ने बच्चों से कहा था ये सरप्राइज है, इसलिए किसी को न बताएं। सूरज नहीं जानता था इस पर निकिता क्या करेगी या कहेगी, कहीं उस शहर को भी छोड़ कर न चली जाए। रूही, तू नए शहर में जाकर मुझे भूलेगी तो नहीं ना? अचानक अनुज बोला। तुझे कैसे भूल सकती हूँ? और भूल गया क्या, सूरज अंकल ने हमसे वादा किया है, वो तुझे लेकर कुछ दिनों बाद वहीं आ जाएंगे। रूही मुस्कुराई। हाँ, लेकिन तब तक तूने नए दोस्त बना लिए तो? अनुज के लिए ये बेहद गंभीर का विषय था। मेरे चाहे कितने ही दोस्त बन जाए, तू हमेशा स्पेशल रहेगा, रूही बोली। दोनों बच्चों की बात सुन रहे सूरज को रूही के शब्द अंदर तक भेद गए। कभी रोहित और उसकी दोस्ती भी इतनी ही गहरी हुआ करती थी। दोनों में भाइयों से भी बढ़कर प्यार था। उस दिन अगर उसके भाई के साथ वो दुर्घटना नहीं हुई होती तो शायद आज भी उनकी दोस्ती वैसी ही रहती, या शायद नहीं रहती। सूरज को अचानक पता चला उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ है। आनन फानन में उसे शहर के लिए रवाना होना पड़ा। रोहित भी आना चाहता था, लेकिन सूरज ने ही उसे अपनी कसम देकर रोक दिया था। गांव से स्टेशन तक छोड़ने भी उसने रोहित को नहीं आने दिया। जाते जाते वो एक चिट्ठी रोहित के नाम लिख कर गया था और उसके कमरे की मेज पर रख दी थी। चिट्ठी में उसने लिखा था, दोस्त, बहुत दिनों से तुझे एक बात बताना चाहता था, लेकिन बताने से पहले ही उस मंदिर में वो घटना घट गई। फिर कहीं तू परेशान न हो जाए इसलिए बता नहीं पाया। जिसकी मांग में तेरे हाथों सिंदूर गिरा था, उस लड़की का नाम निकिता है। निकिता वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, और यही बात बताने तुझे उस दिन मंदिर तक लेकर गया था। रोहित, निकिता विधवा है, लेकिन मैं उसे तब से पसंद करता हूँ जब हम पहली बार तेरे गांव आए थे। जानता हूँ विधवा लड़की से प्यार करना और उसे शादी में बदलना आसान नहीं है, लेकिन मैं उसे प्यार करता हूँ और हर हाल में उसे अपनाना चाहता हूँ। तुझसे दोस्त होने के नाते इतना वादा चाहता हूँ, तू उसके बारे में खबर लेते रहना। जब से मंदिर में वो सब हुआ है वो बेहद डर गई है। उसके घर वाले भी अब उसके प्रति सख्त हो गए हैं, खास तौर पर उसकी माँ। हो सके तो उसकी खबर मुझ तक पहुँचाते रहना। भैया के ठीक होते ही मैं फिर तेरे गांव आऊँगा और तब उसके घर जाकर उसके घर वालों से बात करेंगे। अभी इतना ही, मुझे विश्वास है तू मेरी बात याद रखेगा। तेरा दोस्त सूरज। चिट्ठी लिखने के बाद सूरज निश्चिंत था, कम से कम उसने रोहित को अपने मन की बात बता दी है। अब जल्दी ही वो निकिता से भी बात करेगा। शहर पहुंचकर उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा दुख उसका इंतजार कर रहा था। उसके भाई की मौत हो चुकी थी। अंतिम संस्कार के लिए सूरज का इंतजार हो रहा था। भाई की मौत का दुख ऐसा छाया कि कुछ वक्त के लिए वो निकिता के बारे में ही भूल गया, और साथ ही उस चिट्ठी के बारे में भी। भाई के गम से कुछ बाहर निकला तो नई बात पता चली। उसका भाई उसकी ही एक दोस्त से प्यार करता था। दोनों शादी करने वाले थे। उसकी दोस्त नेहा के घर वाले एक अनाथ से उसकी शादी के लिए तैयार नहीं थे। दोनों घर से भागकर शादी करने वाले थे।
लेकिन उससे ठीक पहले ये सब हो गया। नेहा का रो रो कर बुरा हाल था। सूरज ने उसे दिलासा दिया था, लेकिन ऐसे समय दिलासों का जोर कहाँ चलता है। सूरज घर पहुंचा तो वो बहुत ज़्यादा दुखी था। एक तरफ उसका भाई उसे छोड़ गया था, तो दूसरी तरफ उसकी दोस्त दुखी थी अपना प्यार खो जाने से। उसे नेहा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अचानक ही उसे निकिता का ख्याल हो आया। उसे तो वो भूल ही गया था। उसने भी तो कितनी तकलीफ सही है, अब उसे कुछ करना ही होगा। ये ख्याल आते ही सूरज ने तुरंत अपना बैग पैक किया और सुबह की पहली बस से रोहित के गांव के लिए रवाना हो गया। निकिता, अब तुम्हें और तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। मैं किसी भी तरह तुम्हारे घर वालों को मना लूंगा। बस में बैठा सूरज खुद से ही बोला, रोहित मेरे दोस्त, मुझे विश्वास है तूने कुछ न कुछ जरूर सोच कर रखा होगा। सूरज ने एक गहरी सांस ली। सबसे पहले रोहित के घर वालों को बताना होगा। वो भी आसानी से नहीं मानेंगे, लेकिन मैं और रोहित मिलकर मना लेंगे। चाहे कुछ हो जाए, उसके घर वालों को सिंदूर गिरने वाली बात पता नहीं चलनी चाहिए। कहीं कहानी उल्टी ना हो जाए। मुझे चिट्ठी में वो बात नहीं लिखनी चाहिए थी, लेकिन उसके कमरे में और कौन ही जाएगा। इन्हीं सब बातों पर विचार करते करते सूरज की आंख लग गई। एक झटके से सूरज की आंख खुली। करीब 1 मिनट उसे ये समझने में लगा वो बस में है और रोहित के गांव के लिए जा रहा है। बस में काफी शोरगुल हो रहा था। 1-2 बच्चे जोर जोर से रो रहे थे। इस तरह कौन गाड़ी चलाता है? पीछे की सीट से एक आवाज आई, गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? दूसरे व्यक्ति ने कहा। एकदम से झटका दिया। बच्चे के माथे पर चोट लग गई है। एक महिला की आवाज आई, मेरा माथा फूटते फूटते बचा है। एक और आवाज आई, शांत हो जाइए। सामने से अचानक एक ट्रक आ गया था, इसलिए अचानक ब्रेक मारने पड़े। कंडक्टर सबको शांत करता हुआ बोला। कुछ लोग अब भी बड़बड़ा रहे थे। बस एक बार फिर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी थी। सूरज ने देखा करीब आधा रास्ता तय हो चुका है। सूरज ने फिर से पीठ को पूरी तरह सीट से टिका लिया। बस कुछ ही घंटों की बात है, सूरज खुद से बोला, जैसे कुछ घंटों बाद सब कुछ ठीक हो जाना था। अभी बस थोड़ी ही दूर चली थी कि फिर से रुक गई। इस बार आराम से ही रुकी थी, लेकिन बस रुकने की वजह जानने को सभी उत्सुक थे। बस रुकने की जगह नहीं थी, ये इसलिए सबको हैरानी थी। सभी लोग सुनिए, आगे रास्ता खराब है, मरम्मत हो रही है, 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। तब तक हमें यहीं रुकना होगा। कंडक्टर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। 2-3 घंटे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? किसी ने पूछा। जंगल वाले रास्ते से चलो भाई साहब, यहाँ रुकने से तो अच्छा है, दूसरे व्यक्ति ने कहा। भाई साहब, वो रास्ता खतरनाक है, जंगली जानवर तो हैं ही, चोर डाकू भी चलती गाड़ियों पर धावा बोल देते हैं। कंडक्टर बोला, हम इतने सारे लोग हैं, किसी की हिम्मत नहीं होगी बस पर अटैक करने की, और जंगली जानवर चलती बस में क्या कर लेंगे? जिसने जंगल के रास्ते वाला सुझाव दिया था वही व्यक्ति बोला, डाकू सामने आए ना भाई साहब, तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। फिर उनके पास हथियार भी होते हैं, और जंगली जानवर चलती बस पर तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सामने से आए तब क्या करेंगे हम? बस में ही बैठे एक व्यक्ति ने कहा, बस में बच्चे भी हैं, ये रिस्क लेना सही नहीं होगा, इससे बेहतर है हम यहीं इंतजार करें। एक और व्यक्ति ने समर्थन किया, हाँ हाँ यही ठीक है। कुछ और आवाजें आई। फैसला हो चुका था, 2-3 घंटे सबको वहीं इंतजार करना था। मुझे तो रात ही हो जाएगी पहुँचते पहुँचते, ट्रेन से ही निकलना चाहिए था, सूरज ने सोचा। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? सड़क की मरम्मत में 3 की जगह पूरे 5 घंटे लग गए थे। मरम्मत होते ही सभी गाड़ियां वहां से एक एक करके निकल गई थी। रोहित के गांव के बाहर बस रुकी तो सूरज नीचे उतरा। रात काफी गहरी हो चुकी थी। बस का ये आखिरी स्टॉप था, इसलिए ड्राइवर ने बस वहीं खड़ी कर दी। भैया, इस वक्त कहाँ जाओगे? इधर हमारे साथ ही रुक जाओ, ड्राइवर ने सूरज से कहा। आप चिंता मत कीजिए, मैं चला जाऊंगा, मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है, सूरज बोला। ड्राइवर ने भी आगे कुछ नहीं कहा, वो अपने खाने और सोने की व्यवस्था करने चल दिया। सूरज भी गांव की तरफ चल दिया। रात का समय, रास्ता ठीक ठीक नजर नहीं आ रहा था। दूसरे वो कभी पैदल नहीं गया था।
इधर से इसलिए सही रास्ता ढूंढने में भी उसे काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। गांव लगभग आ ही चुका था। आधी रात बीत चुकी थी। सूरज काफ़ी थक भी गया था और उसे भूख भी लगाई थी। थोड़ा सुस्ताने के लिए वो एक जगह रुका और बैग से पानी निकाल कर पीने लगा। तभी उसकी नज़र भागते हुए दो लोगों पर पड़ी। उसने चौंक कर गौर से देखने की कोशिश की। एक लड़की लाल जोड़े में थी, शायद दुल्हन थी वो। गांव में कहीं कहीं सौर ऊर्जा लाइट लगी हुई थी। उनकी ही हल्की रोशनी में उसने उन दोनों को भागते देखा। भागते भागते वो दोनों सौर ऊर्जा के ठीक नीचे आए तो सूरज की आंखें विश्वास नहीं कर पाई। जो उसने देखा वो सच था।